पाकिस्तान में एहतसाब का नारा हमेशा से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। 90 की दहाई के अंदर जो हुकूमतें बनाई और गिराई जाती थी, उनके जाने के अंदर एक इल्ज़ाम जो सर फहरिस्त होता था वो करप्शन होता था। और करप्शन के ख़ात्मे के लिए कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को जेल डाला, कभी पूरी काबीना के ऊपर इल्ज़ाम आए, प्राइवेटाइजेशन हुई तो उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे। कोई एक काम हमने सीधे तरीके से करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ना हम इकॉनमी ठीक कर सके। ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम था, उसका हमने बेड़ागर्क कर दिया और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तो तबाह कर ही दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हुई? मेरा अंदाज़ा यह है कि करप्शन का रेट बढ़ जाता है हर एक नए इक़दाम के बाद, क्योंकि जो नया सेटअप आता है उसके नतीजे में भी शफाफियत लाना या ट्रांसपेरेंसी करना ये कभी ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि पहले से ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। पहले किसी का काम 100 में चलता है तो एक नए इक़दाम के बाद 500 में चलने लग जाता है, फिर 1000 में चलने लग जाता है। करप्शन का रेट बढ़ने से फ़ायदा उन लोगों का होता है जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए आते हैं, उनकी कमाइयाँ और बढ़ जाती हैं। तो हमें बहसीयत कौम फैसला करना चाहिए कि हमें करप्शन का ख़ात्मा करना है, जो यकीनन करना चाहिए। क्या टॉप लेवल पॉलिटिकल करप्शन है? सिर्फ पॉलिटिकल करप्शन नहीं है बल्कि इवन जुडिशरी के अंदर करप्शन मौजूद है। और आप चले जाएँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तो उसके अंदर इल्ज़ाम आते हैं, आप चले जाएँ मीडिया के अंदर तो बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, छोटे इल्ज़ाम भी नहीं है। तो हमें सारों को मिलकर कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कुछ ऐसा रास्ता अपनाएं कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी और थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को गामज़न करने की कोशिश की जाए। 90 की दहाई के अंदर मिड 90s में भी शायद लगारी साहब का वो सेटअप था, अभी केयर टेकर सेटअप चल रहा था, उस वक्त भी अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम बनाया गया। फिर नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ गई तो नवाज़ शरीफ की हुकूमत में सैफुर रहमान साहब को एहतसाब सेल की सरबराही पर तैनात किया गया। सियासी मुखालफिन को पकड़ा उसने और कुछ नहीं किया। जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया तो नैब बनाई गई। नैब ने नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन दोनों के ख़िलाफ़ इक़दाम शुरू कर दिए और पर्पज़ यही था कि इन दोनों को इक़्तिदार से और सियासत से बाहर रखना है। और अल्टीमेटली नैब उस काम के अंदर कामयाब हो गई। दोनों पाकिस्तान से बाहर भेज दिए गए, एक को सऊदी अरब भेज दिया, दूसरे को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं थी। और फिर क्या किया उन्होंने? फिर इलेक्शन हुए 2002 के और उसके नतीजे में काफ लीग जो किंग्स पार्टी कहलाती थी उसको अक्सरियत नहीं मिली। तो फिर पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ने के लिए सबसे पहले उसी नैब ने जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए बनाई गई थी, उसने सबसे पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज़ किया और पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई ताकि काफ लीग को सहारा दिया जा सके। उन लोगों को नैबज़ादे कहा जाता था। जनरल मुशर्रफ ने खुद ही नैब बनाई और उसी नैब से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का काम किया और तब से आज तक सब ने उसका यही इस्तेमाल किया, इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं किया। नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी हो तो नैब से काम लिया गया। इमरान खान ने जितना गुस्सा निकालना था अपोजिशन पे, सबसे ज़्यादा काम इमरान ने नैब से लिया। और बाद में उन्होंने कहा कि ये जनरल मुशर्रफ के मातहत थी, हालांकि वो अमेरिका से लेकर कोई माची के में जाके तकरीर करने भी गए होंगे तो वहाँ उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि एक एक को मूँछों से पकड़ के अंदर कर दूंगा, पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। और लूटी हुई दौलत वापस आई 190 मिलियन पाउंड की। तो फिर इमरान खान को पता नहीं क्या हुआ कि वही 190 मिलियन पाउंड रियाज मलिक को देकर आराम से घर जाके सो गए। तो बहुत सारी ऐसी कंट्राडिक्शंस मौजूद है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। नवाज़ शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ यही कुछ करते रहे, पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ यही कुछ करती रही। जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने इन दोनों के ख़िलाफ़ किया। इमरान खान आए, उसने इन दोनों के ख़िलाफ़ किया। अब ये सारे मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो क्या इसका कहीं अंजाम होगा या पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचाते रहेंगे, पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब तरामीम का केस है। नैब तरामीम पीडीएम की हुकूमत ने की और पीडीएम की हुकूमत वैसे तो पार्लियामान जो भी बाख्तियार है करना चाहे कर ले, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साबित हो रहा हो, ये साबित हो रहा हो कि शहबाज शरीफ या उसके कलीदी वज़रा जो थे या पीपल्स पार्टी उसकी जो हलीफ जमात थी उनके ख़िलाफ़ ऐसे पर्सन स्पेसिफिक केसेस थे और ऐसी तरामीम लाई गई कि जिसके नतीजे में वो लोग बेनिफिशरी के तौर पर सामने आते हैं, तो फिर ये मेरे ज़ाती राय में एज ए जर्नलिस्ट मैं इसको कहूँगा कि ये इससे ज़्यादा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। वैसे पार्लियामान तो बाख्तियार है, लेकिन अपने ही केसेस माफ़ कराने के लिए तरमीम कर रही हो तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आएगा, फिर वो इख्तियार उसका सलब हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा। अगर वो आंखें इससे बंद करके, इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली इशू से आंखें बंद करके फ़ैसला करेंगे तो गलत फ़ैसला होगा, और आंखें खोल के फ़ैसला करेंगे तो फिर कुछ फ़ैसला और आएगा। ये आने वाले दिन ही फ़ैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ झुकाव उसका रहता है, क्योंकि आज वाली बहस के अंदर मुझे ज़्यादा ज़ोर इस बात के ऊपर लगता था कि जजेस ये कह रहे हैं कि पार्लियामान का इख्तियार है, जो यकीनन है, लेकिन क्या एक शख्स जिसके अपने ऊपर इल्ज़ाम ये हो कि 26 अरब का केस उसका FIA में चल रहा है, या आसिफ जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स के केसेस चल रहे हैं, या उनके कुछ ऐसे वज़रा हैं जिनके ऊपर फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज, ये जो स्कीमों वीमो हाउसिंग स्कीमों के अंदर केसेस बन जाते हैं, वो वाला मामला है, या 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन वाला, नीचे वाला करप्शन का मामला है, उसको हमने तरमीम कर दी कि 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन नैब में नहीं जाएगी। अगर ये कुछ वज़रा या उसकी हलीफ जमातों के साथियों के ऊपर कुछ बेनिफिशरी के तौर पर नाम सामने आए तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय बदल के देनी पड़ेगी। आज जो इंटरेक्शन हुआ जहाँ इमरान खान ने वीडियो
लिंक के ज़रिए जजेस के साथ बात की, और ये सुप्रीम कोर्ट शायद लाइव दिखा देती तो हर्ज कोई नहीं था। बहुत अच्छा होता कि पाकिस्तानी कौम को भी पता चलता कि जजेस क्या कह रहे हैं और उधर से इमरान खान की तरफ से क्या कहा जा रहा है। जो सवाल जवाब हुए आपस में, वो कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। इसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल ने कहा, आप क्या कहते हैं, पार्लियामान तरमीम कर सकती है या नहीं कर सकती? तो इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान का तो एलिगेशन यही है कि ये लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इन्होंने फॉर्म 45 और 46, 47 के अंदर डिस्टॉर्शन टेम्परिंग करके तो उससे इंतखाबी नताइज बदले हैं। जेल में हूँ, तरमीम बहाली से मेरी आसानी तो हो जाएगी, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा, ये इमरान ने कहा। जेल में जाकर तो मज़ीद मेजोरिटी आई। जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल्ला लगा हुआ, ये इमरान खान का इल्ज़ाम है, बड़ा सीरियस चार्ज है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लगा रहे हैं कि गैर एलानिया मार्शल्ला लगा हुआ है। मैंने पूरी इसकी प्रोसीडिंग सुनी नहीं है क्योंकि लाइव आज नहीं थी। अगर लाइव होती तो शायद जजेस को पूछना चाहिए था कि मार्शल्ला लगा हुआ है तो उसकी नोयत क्या है, क्योंकि मार्शल्ला के कुछ इक़दामात ऐसे होते हैं जो अदलिया के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। मालूम नहीं है जजेस ने ये क्वेश्चन आगे से किया या नहीं किया। इमरान खान, आपकी बातें मुझे खौफज़दा कर रही हैं, जस्टिस मंदोखेल की कह रहे हैं हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जस्टिस मंदोखेल, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, जस्टिस मंदोखेल ने नहीं दी, इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दी, शायद जस्टिस सत्तर ने भी इसके ऊपर कुछ बातें की। ये इमरान के लिए वो सियासी मशवरा है जो अगर उसका कोई खैर अंदेश है तो उसको सबसे पहले जाके उसके कान में डालना चाहिए, लेकिन शायद इमरान इस बात को सुनने पर या उस बात की रवादारी के लिए तैयार ही नहीं है। जब सियासतदान आपस में बैठते हैं ना तो फिर बहुत सारे नैब तरामीम हो या गैर एलानिया मार्शल्ला हो, उसका रास्ता निकलता है, हल निकलता है उसका। लेकिन इमरान खान कहें कि मैं ही वाहिद जो सारे मसाइल का हल है, बाकी सारे चोर डाकू हैं, तो फिर मसाइल का हल नहीं है। खान साहब को इससे आगे चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो हल नहीं निकलेगा, फिर मसाइल ही बढ़ेंगे। इसके आगे जस्टिस मंदोखेल ने वही बात किया जिसकी तरफ मैं अभी इशारा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक है, पहले आग बुझाते हैं। तो इमरान खान को जस्टिस मंदोखेल की बात आई होप के समझ आ गई होगी। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। जस्टिस अतमन्ला, दिल से बात करूं तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हम तो आपकी तरफ उम्मीद लगा के अदलिया की तरफ बैठे हुए हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल, कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। जस्टिस मंदोखेल, हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे मगर आपको रोक नहीं रहे। चीफ जस्टिस, मुज़ाकरात से कई चीज़ों का हल निकलता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इमरान खान को मशवरा दिया और बिल्कुल सही मशवरा दिया। उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सियासी जमातों को इस बात के ऊपर कायल किया जाए कि मसाइल का हल बातचीत से निकालें। अगर ये कहें कि हम तो जाके सिर्फ फ़ौज से ही बात करेंगे, जो इमरान खान कह रहे हैं, तो फिर ये गैर सियासी बात है। और अगर PDM का टाइप स्ट्रक्चर जो फ़ौज के बलबूते के ऊपर इक़दार में आ जाए तो वो भी यही कहेगा हम तो उनकी वजह से है, हमें इमरान से बात करने की क्या ज़रूरत है। फिर ये नॉन स्टार्टर होगा और कभी मसाइल का हल नहीं हमें देगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं शुएब शाहीन तहरीक साहब से और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं मुस्लिम लीग नवाज से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। शुएब साहब, आज जजेस ने जो इंटरेक्शन किया है उसके अंदर बड़ा ज़ोर था इस बात के ऊपर, पहले ये बातचीत वाला इशू डिस्कस कर लें कि बातचीत से मसाइल हल किए जाए। आपने सुना है वहाँ कोर्ट में गए थे, आप प्रोसीडिंग सुनी आप? नहीं, आज मैं नहीं सुन सका, मेरे अपने केसेस लगे हुए थे इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट में भी, तो फॉर दैट पर्पज़ में नहीं जा सका, हमारे वो हल्के वाले। लेकिन बड़ा क्लियरली जजेस की ऑब्जर्वेशन सही ऑब्जर्वेशन जायज़। ये मैं आपको एक गुजारिश करूँ नदीम साहब, जब पिछले साल बंदयाल साहब ने ये कहा था कि जाएं मुज़ाकरात के ज़रिए तारीख़ का तयन करें जजमेंट आने के बाद, आपको याद है ये सारे PDM की जमातों ने, आप इनके ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाओ कि ये कोई जिरगा है, ये इनको किसने इख्तियार दिया है कि ये कहें कि जाएं जी मुज़ाकरात करें, याद होगा आपको। लेकिन एक बात और है, जजेस अपना जो कंसीडर करते हैं उसमें गुफ्तगू करते हैं। अब मुझे नहीं पता किस हद तक रिपोर्टिंग आई है, किस कंटेक्स्ट के जवाब में उन्होंने कहा है। बातचीत का रास्ता कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मगर बात यह है कि इनके कोई CBM ऐसे हैं, कोई इनके हालात वाक़यात या कोई एतमाद साजी ऐसी है, कोई बातचीत के लिए इमरान खान साहब कहें हाँ जी मैं राज़ी हूँ। जो हालात हैं आपके सामने, रोज़ बरोज़ नए मुकदमे, रोज़ बरोज़ आप एक पार्टी के सरबराह को और PTI के वर्कर्स को उठा के तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो अज़हर मशवानी के दोनों प्रोफेसर्स भाइयों को उठा लिया गया। आप कोई तरीका, आलिया को, सनम को, उन लोगों को जिस तरह उठाया गया, ने क्या FIA वालों को ये बताई है बात कि अज़हर मशवानी और एक और साहब हैं जिब्रान इलियास, वो दोनों इमरान खान के अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने, नॉलेज में नहीं है मेरी बात, कल से नहीं हो सकती। ये खबर बैरिस्टर गौहर का जो वहाँ सवाल जवाब हुआ है, ये मीडिया की पब्लिश न्यूज़ है, कोई डिनाइल नहीं है। इसका मतलब उन्होंने बात मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि किसी के भाई प्रोफेसर। मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, मतलब बात ये है लीगल काम को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ये बैरिस्टर गौहर को एट्रीब्यूट किया गया कि अज़हर मशवानी और उसने कोई बात की हो, मेरे नॉलेज में नहीं है।
आप मीडिया की खबर होगी, मुझे मैंने गौर साहब से बात नहीं की, ना ही मैं मेरे नॉलेज से ये गुजरी है। लेकिन देखें, इमरान खान ने कहा आज अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। मैं 4 बातें आपसे गुजारिश करता हूँ। मार्शल लॉ में आइन मुअत्तल नहीं, आप मार्शल लॉ में आने से पहले बातचीत वाले सवाल को क्यों उठा रहे हैं? बातचीत के सवाल का मैं एक ही बात कर रहा हूं। कंडीशन है कि हम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम से बातचीत नहीं करेंगे, इसलिए नहीं बात वो 3 जमातें इक़्तिदार में है, तो इसका मतलब है कि आप स्वाए फौज से किसी से बात ही नहीं करना चाहते। हम इनसे इसलिए बात नहीं करते कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये 17 सीटों वालों को एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार में ला के बैठा दिया। आप आगे नहीं बढ़ सकते इस तरीके से। ठीक है, हम बैठे हुए इंतजार करिए जिस दिन आर्मी चीफ आपको बुला ले, और वो नहीं, हम आर्मी चीफ से क्यों मिलेंगे? आप तो ये कहते हैं, देखें, हम ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है, हम घर के मालिक से बात करेंगे, आप ये कहते हैं कि हम तमाम स्टेक होल्डर से बात करना चाहते हैं, बट for the purposes of securing the mandate given by the public at large। हमारा फॉर्म 47 का आज जुडिशल कमीशन बनाए, कल हम बैठते हैं। आज जो इनका तर्ज अमल है, हम इनके ज़रिए जाकर पहले इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करें, फिर इनको कहें जी मेहरबानी करें आप हमें हमारे मुकदमे ख़त्म करें। भाई हमने लड़ना है ना अदालतों से, हमें इंसाफ अदालतों से मिलेगा, हमें कोई गलत नहीं। लेकिन ये तरीका जो कुछ ये कर रहे हैं, जिसने इक़्तिदार पे कब्जा भी किया हो ना, मार्शल लगा के जनरल मुशर्रफ बैठा हुआ था, तो सियासी कुव्वतें उससे भी मुज़ाकरात करके तो आइन बहाली का रास्ता ढूंढती हैं। आप तो कहते हैं कि नहीं बात नहीं, ये गैर सियासी। आज रांझा साहब से भी आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो राय है, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस सतर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो तीनों इमरान को कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं, आग लगी हुई है घर में, जाके बातचीत करें। देखिए, बात यह है कि बातचीत करने वाली जो मिसाल आपने दी और फिर इन्होंने भी दी, देखें एट टाइम्स जो हालात मुल्क के बने हुए हैं इस वक्त, एग्जिस्टिंग जो हालात हैं, 9 मई के बाद जो हालात पैदा हुए, उसके बाद मज़ीद वो हालात, बल्कि 9 मई से माजी में चले जाएं, वो हालात 2013 के बाद जब पहली दफ़ा ज़हीरुल इस्लाम साहब और इन लोगों ने जो लंदन प्लान तैयार किया, उसके बाद से लेके आज तक एक मुस्तहकम मजबूत जमहूरी सिस्टम को इन्होंने बिल्कुल क्रैक किया। फिर उसके बाद एक क़ुव्वत को रास्ता दिया गया, फिर वो क़ुव्वत कौन थी? तहरीक इंसाफ। फिर वो किस तरीके से RTS को बैठा के हुकूमत में आई, फिर हुकूमत में आके घूमती वसाइल को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया में अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करके उन्होंने फिर आगे से अपनी पार्टी का और अपना मैंडेट जो था उसके बीच में उन्होंने जो उन्होंने किया वो प्लस माइनस जो भी हुआ वो आपके सामने आया। उसके बाद 9 मई हो गया, उसके बाद फिर आगे से इंतखाबात हुए, फिर सड़कों के ऊपर, फिर एहतजाज, फिर बात नहीं करूँगा। मतलब ये रवैया जो है, ये रवैया कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान को अगर आप देखें अगर कोई कहता है कि ये किसकी पैदावार हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो आप जनरल पाशा की पैदावार हैं, आप उनके बाद ज़हीरुल इस्लाम की पैदावार हैं, आप बाजवा की पैदावार हैं, आप फैज़ हमीद की पैदावार हैं, आप भी पैदावार है ना। अगर आपको आज इस पोजीशन में इस पैदावार के ज़रिए आज आपकी फसल पकी खड़ी है, तो फिर आप किस मुँह से दूसरों को लेक्चर दे सकते हैं? अगर आपने लेक्चर देना है किसी को तो पहले अपना दामन देखें ना कि आपका दामन साफ़ है कि नहीं है। अगर आपका दामन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता तो वाकई आप असूली बात करते, तो आपकी असूल वाली बात रांझा साहब। लेकिन कुछ बातों के अंदर तो आपको PTI को स्पेस देनी चाहिए। जब वो कहते हैं कि कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की हैं, तो वो आपसे सही शिकायत करते हैं। आप हर रोज़ एक नया केस खोल देते हैं। डॉक्टर यास्मीन का मामला है, वहाँ नरमी दिखा सकते थे। वो 2 ख़वातीन वो सरगोदा वाली जेल से रिहा हुई हैं, तो वहाँ पुलिस गुजरांवाला वाली पकड़ने चली गई है, आप वहाँ नरमी कर सकते थे। ये वो चीज़ें थी जो एग्जीक्यूटिव की इख्तियार में आती थी, वहाँ आप थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके स्पेस दे सकते थे। आप वो कोशिश नहीं करते, मालूम नहीं क्यों नहीं करते, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं है ये। नदीम साहब, मैं बड़ी क्विकली आपको जवाब दूँ। देखिए, हमारी कंटेंशन जो है, अगर हम एक कहें कि आर्मी चीफ मेरी बीवी को जहर दे रहा है, अगर आप ये कहें कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ ज़िम्मेदार होगा, उसके साथ साथ आपने 9 मई का वाक़या किया, तो हालात कौन ख़राब कर रहा है? हालात कौन ख़राब कर रहा है? हालात ख़ुद ये ख़राब कर रहे हैं, अपने किए कि ये ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की बात करते हैं, लेकिन अपने बयानात और अपनी जो बातें और गुफ्तगू जो है, जिस तरीके से ये अटैक करते हैं सारी चीज़ों पे, तो उसके बीच में आप मुझे बताएं कि जो मुद्दई है, अगर मुद्दई को मुलज़िम गालियाँ देना शुरू कर दे तो मुद्दई क्या सुलह करेगा?
अगर बीच में कोई तीसरी कुव्वत करदार भी अदा करना चाहे कि मैं सुलह करवा दूं, लेकिन क्या वो तीसरी कुव्वत कामयाब हो सकती है कि अगर मुलजिम जो है वो मुद्दई के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाता रहे? 9 मई का वाक़या करने के बाद खान साहब को कुछ एहसास होना चाहिए था कि मैंने अपने फ़ौज की तनसीबात पे हमला करवाया, लोगों को वर्गला के उकसा के, तो मैं कोई का हाथ हौला रखूँ। हाथ हौला रखने के बजाय उन्होंने और मसाला तेज़ कर दिया। अब वो अगर और मसाला तेज़ कर रहे हैं तो फिर हमें ये बताए कि हम उसके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अगर ये कुछ स्लो डाउन करें तो यकीनन हम बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहते हैं।